सो आगे वाले फटाफट से एक बार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और फिर आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इनकम इफेक्ट। ये भी आई थिंक हमने कर लिया था ये क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही है 21 में? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। सी क्या कह रहा है? इट इज अ यस चेंज सर। इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम। एंड रियल इनकम में चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स। तो परफेक्ट आंसर इज सी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में? किसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? सर ऑप्शन बी। बी। शिफ्ट अवे फ्रॉम द कमोडिटी द प्राइस ऑफ विच इज यस राइजिंग। सर। तो जो कमोडिटी महंगी हो गई, जिसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, उसको छोड़ के हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 23, dash refers to effect of change in the price of a product on the consumer's purchasing power. इनकम इफेक्ट। Income effect, yes, but इनकम इफेक्ट। income effect. 24, if the demand for petrol remains the same even after the increase in petrol prices, तो फिर पेट्रोल ऑप्शन बी। सर नेसेसिटी सर। नेसेसिटी, कि अगर कोई गुड्स महंगा हो गया, उसकी प्राइस बढ़ गई, बट फिर भी हम उसकी डिमांड उतनी ही कर रहे हैं, दैट मीन्स वो गुड्स अब हमारे लिए क्या है? नेसेसिटी है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, पेट्रोल की प्राइस चाहे 100 है या 110 या 120, अगर हमें रोज रूटीन करना है, घर से कॉलेज जाना है, घर से ऑफिस जाना है, आना है, तो उस केस में हमें पेट्रोल चाहिएगा ही चाहिएगा, उसी क्वांटिटी में चाहिएगा। तो प्राइस बढ़ने की वजह से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है इसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। तो डिमांड विल रिमेन सेम। 25, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट मूव्स अपवर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अपवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट। पक्का? यस सर, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कह रहा है। ओके, और कोई आंसर किसी का? upward towards right sir. यस, Yes अपवर्ड sir. टुवर्ड्स राइट। ये डिमांड कर्व हमारा बनाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा, ओ, ये राइट साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए। 26, which of the following cases does a shift in demand take place? किसमें शिफ्टिंग होता है ये बताना है। शिफ्टिंग कब होता है? जब चेंज किसमें होता है, प्राइस में या अदर देन प्राइस में? शिफ्ट कब होगा? ROE says ऑप्शन नंबर डी, अदर देन प्राइस। ओके, तो शिफ्ट के अंदर हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, एंड दूसरा हमने पढ़ा था शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट कब होगा? जब प्राइस में चेंज होता है। एंड शिफ्ट कब होता है? जब फैक्टर्स अदर देन प्राइस प्राइस में कांस्टेंट। चेंज होगा एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। ए में क्या लिखा है? फॉल इन डिमांड फॉर सिगरेट एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज टैक्सेस। टैक्स बढ़ गए मतलब प्राइस चेंज हो गई, तो प्राइस। ये ऑप्शन तो नहीं है। बी, राइज इन डिमांड फॉर टू व्हीलर्स ड्यू टू डिक्रीज इन सेल्स टैक्स। टैक्स कम हो गया तो अगेन प्राइस अफेक्ट हो गई। थर्ड, डिक्लाइन इन इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन ड्यू टू राइज इन चार्जेस, तो फिर से रेट ज्यादा हो गई। एंड डी में डिक्लाइन इन सेल ऑफ क्रैकर्स ड्यू टू सडन रेन एंड फ्लड, तो रेन एंड फ्लड की वजह से कम हुआ है। दिस इज फैक्टर अदर देन प्राइस, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 27, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसका क्या मतलब होता है? सर ऑप्शन मूवमेंट सी। अलोंग द डिमांड कर्व सर, सी। यस, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, उसी कर्व के ऊपर क्या होगा? मूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी। 28, which of the following is a cause of the movement along the demand curve? सर चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। यस, मूवमेंट तभी होगा जब चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी या कमोडिटी। कमोडिटी होना चाहिए था वैसे तो इसमें।
सॉरी सर, सी होगा, सी। सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है हमारे पास। तो कई बार जल्दबाजी में ये दिक्कतें हो जाती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 29, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व शोज, क्या शो करता है? Expansion and contraction of demand. ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। ऑप्शन सी। सी। 30, द अजम्पशन ऑफ डिमांड कर्व आर, क्या अजम्पशंस होती है? क्या कांस्टेंट होना चाहिए? Option D. ऑप्शन नंबर डी। Option D. यस, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। 31, a fall in quantity demanded of a good as a result of rise in price is also known as, इसको हम और क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यस, तो जी अगर सर, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्शन। कम हो रही है देयर इज कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी। 32, शिफ्ट इन डिमांड डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ, किसमें शिफ्ट नहीं होगा? सर ऑप्शन नंबर ए सर, चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यस, क्योंकि प्राइस की वजह से सिर्फ मूवमेंट होता है, शिफ्ट नहीं होता। 33, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन कौन सा ऑप्शन? सर बी के साथ जाऊंगा सर, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड गुड कंसर्न। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, पक्का? सर बिकॉज डाउट है सर प्राइस इसमें। बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, कम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही है। 34, लॉ ऑफ डिमांड इज वन, इसमें कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कैन बी कंप्लीटली डिस्कार्डेड, कुछ काम का नहीं है, हटाओ उसको। सेकंड कह रहा है हैज न्यूमरस एग्जाम्पशन एंड नॉट हेल्पफुल, की बहुत सारे एक्सेप्शन है इसलिए काम का नहीं है। थर्ड कह रहा है कैन नॉट बी वेरीफाइड, वेरीफाई नहीं कर सकते ये इसलिए अनरियलिस्टिक है। एंड डी इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस एंड लीड्स टू ब्रॉड कंक्लूजंस। तो कौन सा सही लग रहा है? 34 कौन सा सही लग रहा Option D. है? सर यस, डी। ऑप्शन नंबर डी। की लॉ ऑफ डिमांड की अपनी इंपॉर्टेंस है और इससे बहुत सारे कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। 35, इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम, किससे होगा इंक्रीज इन डिमांड? क्या लगता है? इंक्रीज इन डिमांड का रीजन क्या है? सर ऑप्शन बी। सर ए। ऑप्शन ए दो जनों ने बोला, आरोही ने कहा ऑप्शन नंबर बी। सर ओके, बी। बी चेंज हो गया आंसर। हाँ सर, ये ऑप्शन बी। तो देखो, ये बड़ा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त। यहाँ लिखा है वर्ड इंक्रीज इन डिमांड, और एक दूसरा टर्म होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी कौन। डिमांड, दोनों में फर्क है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है मतलब चेंज किसकी वजह से होगा? प्राइस की वजह से। बट अगर ओनली इंक्रीज इन डिमांड लिखा है मतलब चेंज होगा अदर। फैक्टर्स। तो फर्स्ट वाला आपको देखना है प्राइस में चेंज हो रहा है, गलत है। बी ऑप्शन इंक्रीज इन इनकम, तो इनकम ऑफ कोर्स बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो बिल्कुल सही है डी, बी ऑप्शन। सी में लिखा है रिडक्शन इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी नहीं कम हो जाएगी। एंड डी, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। 36, इफ द प्राइस ऑफ एनी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या इफेक्ट होगा? सर डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। ए शिफ्ट सर। टुवर्ड्स लेफ्ट, यस, क्योंकि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो रही है तो ये लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। 37, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज,
क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, क्या बोलना चाहिए? सर अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यस, मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व है, तो वर्ड यूज होगा क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज किसी भी तरफ। 38, फॉर व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डज डिमांड फॉल विद राइज इन इनकम लेवल? इनकम बढ़ रही है और डिमांड कम होनी चाहिए, तो ऑप्शन कौन ए से सर, में डिमांड कम होगी? सर inferior ऑप्शन ए goods. सर। इंफीरियर गुड्स, ऑप्शन ए। 39, in case of inferior goods like bajra, a fall in price tends to, क्या होगा? प्राइस फॉल होने से क्या होगा? रिड्यूस द डिमांड। रिड्यूस द डिमांड, श्योर? हाँ सर। ओके, आंसर says B. ROE also says B. ओके, सो इंफीरियर गुड्स अगर उसकी प्राइस कम होती है तो फिर कंज्यूमर डिमांड भी कम करेगा, बिकॉज हमने पढ़ा था देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इंफीरियर गुड्स। 40, एंगल्स कर्व के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनदर नेम ऑफ डिमांड कर्व, क्या ऐसा ऑल कह सर। सकते हैं? नो। बी क्या कह रहा है? इट शोज बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, दोनों दिखाता है, बिल्कुल नहीं। सी, सर सी ऑप्शन कर्व सी नेम्ड कर्व नेम आफ्टर लॉर्ड आफ्टर एंगल। लॉर्ड एंगल, यस, क्योंकि लॉर्ड एंगल ने दिया था इसलिए उसको ये नाम दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही है, सी वाला। 41, द डिमांड ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स डू नॉट डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस? सर नेसेसिटी। बड़ी है लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही है, तो ये गुड्स है नेसेसरी। 42, व्हाट इज एंगल्स कर्व? Option ऑप्शन ऑप्शन ए सर। A. ए, बी सही नहीं है, No, sir. क्यों? So बी, वो Lord एंगल। लॉर्ड अर्नेस्ट एंगल, हमने जब जिस क्लास में डिस्कस किया था, आपने एक वर्ड सुना होगा, मैंने 2-3 बार उसको रिपीट किया, बिकॉज लिखा कहीं नहीं है अर्नेस्ट एंगल, पर उसका पूरा नाम है लॉर्ड अर्नेस्ट एंगल, तो इसलिए ये सही है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, तो हम टिक करेंगे सी, बोथ ए एंड बी। 43, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? Prestige प्रेस्टीज सर goods. ऑल ऑफ द सर ऑल ऑफ द प्रेस्टीज ऑल या ऑफ अबव। द स्नॉब अबव। या वेबलिन? ऑल ऑफ ऑल ऑफ द अबव सर, आपने ऑल करवाया ऑफ था पहले। दीज, ऑल ऑफ ऑप्शन द डी। अबव। 44, द गुड्स विच सर कैन एक नॉट बी बार ये कंज्यूम, क्या कह रहे हो? स्नॉब इफेक्ट बता दीजिए। स्नॉब इफेक्ट समझा दीजिए सर एक बार। तीनों का मतलब सेम है, स्नॉब इफेक्ट, प्रेस्टीज या फिर वेबलिन, जिसके अंदर क्या होता है, अगर कोई चीज बहुत महंगी है तो जितनी महंगी होगी उतनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और उसको सिर्फ रिच पीपल परचेज करते हैं। जैसे कोई एक्सक्लूसिव आइटम हो गया, कोई एंटीक आइटम हो गया, कोई बहुत महंगा डायमंड है, कोहिनूर का हीरा है, तो ऐसे केसेस जो है वो इसमें आते हैं, तो उसकी प्राइस जितनी ज्यादा होगी लोग उसकी डिमांड उतनी ज्यादा करेंगे। ओनली वो रिच सेगमेंट के लिए ही बात होती है, तो इसलिए इन सबको हम बोलते हैं प्रेस्टिजियस, वेबलन या स्नॉब गुड्स, या इनका इफेक्ट कहते हैं। बात देखिए। ओके सर। 44, गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, क्या बोले? नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो कि ड्यूरेबल वो होता है जो बार बार काम में लिया जा सकता है, नॉन ड्यूरेबल बार बार काम में नहीं आएगा। 45, the price of tomatoes increases and people buy tomato puree, then ये दोनों कैसे गुड्स है? Substitute. Substitute, they are used in सब्स्टिट्यूट place गुड्स। of one another. It's the option. 46, when total demand for a commodity whose prices have fallen increases, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है जिसकी प्राइस फॉल हुई है, तो इट इज ड्यू टू, ये क्यों होता है? सिंपल सा आंसर होगा प्राइस फॉल। Price effect. यस, तो प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है? फॉल, डिमांड इंक्रीजेस,
नॉर्मल प्राइस इफेक्ट। विद अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस जब फॉल होती है तो हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर का क्या होता है, रियल इनकम इंक्रीज या डिक्रीज? Increase, sir. इंक्रीज, ऑप्शन ए। 48, with an increase in the price of diamond, the quantity demanded also increases. This is because of, सर एक Conspicuous. डाउट yes, सर conspicuous। हाँ, सर ये 47 में एक डाउट था सर। क्या? हमने देखा था कि सर उसमें प्राइस के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, तो सर ये कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज क्यों हो रही है सर? इनकम नहीं So बढ़ रही, I have a रियल question. इनकम। यहाँ पे इनकम नहीं बढ़ रही, यहाँ क्या बढ़ रही है, रियल इनकम। और रियल इनकम का मतलब क्या है, परचेसिंग पावर चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहाँ अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं है, ओनली चेंज किस में है, कंज्यूम ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी में है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, परचेसिंग पावर हमारी इफेक्ट हो रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर है। और किसको डाउट था? कोई डाउट पूछ रहा था अभी? नो वन? ओके, 49, गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, given good. गिवन गुड्स। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। अब आता है एक और पॉइंट, एक सिंपल सा पॉइंट। अगर हम कहते हैं कि इफ क्वांटिटी या इफ डिमांड इंक्रीजेस देन प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज, क्या लगता है? If demand increases, हाँ, प्राइस price कांस्टेंट रहेगा ना सर, डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो। डिमांड इंक्रीज होगा तो price प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्यों? price Price decrease. price Price decrease decrease. होगा। प्राइस डिक्रीज होगा, हाँ सर। पक्का? सोच लो आराम से। और कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि डिमांड में कांस्टेंट रहता है प्राइस सर, ये कपड़ा, और चेंज इन सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज होता है, और बाकी डिमांड में हम प्राइस को कांस्टेंट लेके चलते हैं ना सर। हम्म, नहीं वो नहीं, मतलब एक जनरल क्वेश्चन ये है, अगर किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसकी प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है? ऐसा प्रैक्टिकली कई बार होता है। कैसे होता है? जैसे मार्केट में हम जाते हैं, मिल्क का मार्केट है स्पेशली, वहां पे अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही शादियों का सीजन आता है तो उस वक्त मिल्क की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ने की वजह से मार्केट में क्या होता है, उसकी प्राइसेस प्राइस बढ़ती बढ़ बढ़ जाती है। बढ़ जाती बढ़ है। जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब एक तरफ तो डिमांड इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। डिमांड इंक्रीज एंड प्राइस ऑल्सो इंक्रीज, क्या ये लॉ ऑफ डिमांड है? क्या लॉ ऑफ डिमांड नो होगा? सर। नो, ये लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी नहीं। लॉ ऑफ डिमांड तो सिर्फ क्या कहता है, प्राइस का इफेक्ट ऑन डिमांड। प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, या प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बताता है, प्राइस का इफेक्ट ऑन डिमांड। जबकि यहाँ पे ये क्या है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो उसका इफेक्ट प्राइस के ऊपर क्या होगा, ये हम उल्टा देख रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली नॉट द लॉ ऑफ डिमांड। तो ये बेसिकली मार्केट में प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो हमें ये बताना है सिंपली प्राइस विल राइज। तो प्राइस उसकी राइज हो जाती है। तो डिमांड का इफेक्ट ऑन प्राइस हम देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। जैसे कई बार अगेन गोल्ड, जैसे दिवाली आती है तो अक्सर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, काफी लोग गोल्ड परचेज करते हैं। तो उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेम इज विद शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी क्या होता है, जिस शेयर्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज, तो उसकी प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होने लग जाती है। तो सब जगह ये कॉन्सेप्ट हमें देखा है कि डिमांड इंक्रीज होने पे प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है, एंड अगर डिमांड फॉल हो जाती है तो साथ में प्राइस भी फॉल हो जाती है। जैसे समर का सीजन आ गया,
लेकिन कुछ शॉप्स पे अभी भी विंटर क्लोथ्स लगे हैं और साथ में क्या लिखा है, सेल अप टू 80% ऑफ। वो 80% तक ऑफ देने को रेडी है। क्यों? क्योंकि अगर वो अभी स्टॉक क्लियर कर देंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो उनको पूरे 6-7 महीने स्टॉक लेके रखना पड़ेगा, कैपिटल ब्लॉक रहती है, जगह वेस्ट होती है, किराया लगता है। तो उन सब से बचने के लिए वो कोशिश क्या करते हैं, जितना स्टॉक अभी बिक जाए उतना बेटर है। तो इसलिए समर सीजन में विंटर क्लोथ्स की डिमांड कम हो जाती है और इस वजह से उनकी प्राइसेस फॉल हो जाती है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ डिमांड एंड प्राइस। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, एक Yes, डिफरेंट sir. पॉइंट था। अब आता है मेजरमेंट, कि अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा था कि रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा या फिर नेगेटिव रिलेशन होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अब हमें देखना है उसका मेजरमेंट, कि चेंज कितना आ रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला बनता है, एनी आइडिया? change in quantity divided by Percentage change change in in price. quantity demanded divided by percentage change in Yes. price. तो अगर हम फॉर्मूला लिखे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज Change in price. इन प्राइस, या फिर हम ओवरऑल पहले ब्रॉड व्यू लिखते हैं, तो वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि किस में चेंज हुआ है, या तो प्राइस में होगा या इनकम में होगा या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में होगा। तो इसके बेसिस पे हम इलास्टिसिटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वन इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, इट इज सिंपली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये होता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। जबकि दूसरा आता है कौन सा, एनी आइडिया? Income elasticity. इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी, इसका क्या फॉर्मूला होगा? Change in quantity demand divided by change in income. यस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड Percentage change. अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अपॉन में इनकम में चेंज आ जाएगा, तो ये बन गया आपका इनकम इलास्टिसिटी। एंड थर्ड और एक और आता है कौन सा? Cross Point elasticity. elasticity. Cross elasticity. Cross. यस, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला Change in quantity demand Percentage of change A in good divided of by X upon percentage change in quantity demand of B. change in price of y. यस। तो बस यहाँ में क्या ध्यान रखना है, क्रॉस इलास्टिसिटी में यहाँ पे दो चीजें हो जाएगी, एक तो गुड्स एक्स है तो प्राइस वाई की, या फिर अगर गुड्स वाई है तो प्राइस एक्स की। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो ये थ्री ब्रॉड कैटेगरीज है हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं कौन सा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन हमें कुछ इंफॉर्मेशन देगा। क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है क्वेश्चन, लाइक देयर इज प्राइस 1 एंड प्राइस 2, P1 P2 एंड क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, Q1 Q2। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको दे रखी होगी, P1 P2 Q1 Q2। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से कैलकुलेट करना होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। कौन कौन से मेथड होते हैं, पहले हम फर्स्ट मेथड पे आएंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्राइस पहले 10 था एंड बाद में चेंज होके प्राइस 12 हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड, पहले 10 पे डिमांड थी 100 यूनिट्स, 12 पे डिमांड हो गई 60 यूनिट्स।
अभी हमें कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है प्रपोर्शनेट मेथड। प्रपोर्शनेट मेथड और you can say percentage method। प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंज कैलकुलेट करते हैं पहले। तो चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज कैसा आएगा कि Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 अपॉन, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो कोई ना कोई बेस क्वांटिटी हमको रखनी पड़ेगी। तो बेस क्वांटिटी हमने लिया Q1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे इसी फिगर्स के साथ अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 माइनस 100 अपॉन Q1 इज 100 इंटू 100। तो कितना चेंज हुआ, 40 आ रहा है सर, -40। 40% नेगेटिव, मतलब 40% डिक्रीज हो गई क्वांटिटी, तो इट इज -40%। वैसे ही अगर हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन P1 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैसे पॉजिटिव कैलकुलेट 20%। करेंगे, 20 positive 20 तो 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो कितना आएगा, 20% पॉजिटिव। ये आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दोनों को डिवाइड करना है। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम फिगर्स को देखें यहाँ पे, -40% अपॉन में आएगा 20%, दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, सर 2। -2 माइनस का 2 राइट। ये आपका रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पे माइनस साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन, inverse relationship between ये price and quantity demand। एग्जैक्टली। तो माइनस जो है ये हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा है। माइनस का मतलब हो गया इनवर्स रिलेशनशिप, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस हमने इंक्रीज होते हुए देखी है और डिमांड हमने डिक्रीज होते हुए देखी है, तो इसलिए रिजल्ट इसका -2 है। तो माइनस का मतलब हो गया इनवर्स रिलेशन, एंड 2 हो गया उसका वैल्यू। 2 मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स चेंज हो गया। अगर प्राइस 20% चेंज हो रही है तो डिमांड 40% चेंज हो रही है, तो डबल इफेक्ट आ गया है। तो दिस इज बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला बनाते हैं शॉर्टकट में, तो 100 एंड 100 को हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन Q1। इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, एंड इट इज E, स्मॉल ई हम डिनोट करते हैं किसके लिए, इलास्टिसिटी के लिए, एंड आगे लगा देते हैं P। तो ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसके लिए, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड। और हम चाहे तो उसको शॉर्ट में लिखना है, डेल्टा Q लिख लो। डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी, एंड अपॉन में डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई बाय P1 अपॉन Q1। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैंने 2 माइनस 1 यहाँ पे किया है, जैसे Q2 माइनस Q1, P2 माइनस P1, अगर मैं इसकी जगह पे उल्टा कर दूं, Q1 माइनस Q2 एंड P1 माइनस P2, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? यस सर, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ रहे हैं। अमर सेज यस। फाइनली क्या इफेक्ट होगा, सर रिलेशन पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम Q1 माइनस पॉजिटिव होगा पक्का? या बिकॉज 100 माइनस 40 कर देंगे ना, Q1 माइनस Q2 मतलब 100 माइनस 40, तो मतलब पॉजिटिव 60 हो जाएगा ना। तो Q आपका पॉजिटिव हो गया, और P 10 माइनस 12 नेगेटिव नहीं हो जाएगा?
उस केस में सर हो जाएगा, हाँ नेगेटिव आ उसमें जाएगा। नेगेटिव, हाँ, यस उस केस में इसका नेगेटिव मतलब फाइनल आंसर तो क्या रहा आपका, -2। सेम ही रहेगा, यस। माइनस का। तो अब बस यहाँ पे हमें ये क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि हम 1 - 2 करें या 2 - 1 करें, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बुक्स में 1 - 2 होगा, कुछ बुक्स में 2 - 1 होगा, डजेंट मैटर, रिजल्ट विल बी सेम। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों पे सेम अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी में 2 - 1, प्राइस में 1 - 2, वहां ये नहीं चलेगा। दोनों में जो भी करना है वो सेम करना है, या तो दोनों में 1 - 2 या दोनों में 2 - 1, मिक्स नहीं करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड है हमारा प्रपोर्शनेट मेथड। एक क्वेश्चन देता हूं उसके ऊपर, फटाफट से सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन है P1 इज 100, P2 80, Q1 Q2, Q1 is 50 and Q2 is 60। अभी आपको फाइंड करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग दिस प्रोपोर्शनेट मेथड। 1, 1, 1 एक आंसर आ चुका है, 1। सर -1। माइनस यस वन सर, -1 होगा। -1 माइनस। ओके, परफेक्ट। तो पहले आपने निकाला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो माइनस कितना परसेंटेज आया, 20%। -20। अपॉन में 20%, कैसे भी एक जगह पे नेगेटिव आएगा, दूसरे पे पॉजिटिव, सो रिजल्ट इज -1। तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ट्विस्ट क्या होता है, कई बार ऑप्शन आपको ऐसे देंगे 1, 1.5, 2 एंड 2.5, तो फिर क्या करेंगे, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन नंबर ए 1। अगर 2.5 की जगह पे नन लिखा है तो तो नन फिर कर भी देते 1, हैं। जाएगा तो सर भी फिर। 1, तो भी सर हम 1। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इधर, हाँ मैग्नीट्यूड कर देते एग्जैक्टली तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार क्वेश्चन क्या हमें क्या करते हैं कि इलास्टिसिटी को हम एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स मतलब जहां पे हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, हम नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी होता है साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम साइन को इग्नोर करना है नहीं करना है, ऑप्शन को देख के पता लग जाएगा कि ऑप्शन में अगर सब कुछ पॉजिटिव दे रखा है मतलब हो सकता है उसने साइन को इग्नोर किया है, बट ऑप्शन में दोनों है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स जो एक्चुअल आंसर है फिर आपको वो सेलेक्ट करना है। तो अगर ऑप्शन में जैसे -1 भी है +1 भी है, ऐसे केस में फिर आपको -1 को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस तो ये सर। क्लैरिटी हमारे माइंड में होनी चाहिए कि कहाँ पे नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा, कैसे हमें ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, P1, P2, Q1, Q2, 4, 6, 6 एंड 6। 0, 0, 0। तो ऐसे केस को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, बिकॉज क्वांटिटी में कोई चेंज है ही नहीं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0, न्यूमरेटर आपका 0 है, तो जब न्यूमरेटर 0 है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी 0। 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, P1, P2, Q1, Q2, क्वांटिटी 40 एंड 60,
price 10 and 10. Infinite. Infinite. Because percentage change in price is 0. तो जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ही नहीं, डिनोमिनेटर आपका 0 है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इनफाइनाइट. infinite. प्राइस 10, P2 15, Q1 20 and Q2 30. One. Positive one. Yes, sir. One. पॉजिटिव या नेगेटिव? So positive. पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है. प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, सो पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर. चलो, फर्स्ट मेथड तो आपका क्लियर हो गया, एकदम परफेक्ट. Yes. ओके, Yes sir, clear. क्लियर. अब इसके अलावा दूसरा एक और मेथड आएगा कैलकुलेशन के लिए. कौन सा है, किसको नाम पता है? Point method. Total outlay. एक तो क्या पॉइंट मेथड, लेकिन पॉइंट में हम ये वाले फिगर्स, ये डेटा को यूज नहीं करते हैं. P1 P2 Q1 Total Q2 outlay method. डेटा किसमें यूज होता है? Total Arc outlay. method. यस, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, एग्जैक्टली. तो आर्क मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर अगेन हम Q1 Q2 P1 P2 इन सबको यूज करते हैं. एंड वो मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है. ज्यादा अप्रोप्रिएट क्यों माना जाता है? बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ बेस में क्या लेते हैं, पुरानी प्राइस, पुरानी क्वांटिटी को बेस में लेते हैं. लेकिन आर्क मेथड क्या करता है, एवरेज प्राइस को या एवरेज क्वांटिटी को बेस लेता है. तो इसके लिए आर्क मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है. तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है दोनों में से कौन सा बेटर है, हम कह सकते हैं आर्क इज मच बेटर. अब आर्क को सॉल्व कैसे करना है, अभी हमारा टाइमर फिनिश होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आर्क मेथड और इसके अलावा दूसरे मेथड्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी ये टाइमर एंड Okay, होने sir. वाला है, मैथ्स शुरू करते हैं ये एंड होते ही. Okay, sir.